बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन सलाम पाकिस्तान। आप जानते हैं कि जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले की खुसूसी ट्रांसमिशन है जो 1 अगस्त से आप देख रहे हैं। तकरीबन 2 हफ्तों तक हमारा आपका साथ रहेगा। रात 9 से 10 आप लाइव ट्रांसमिशन देखते हैं और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ शोबाजात के हाई अचीवर्स हैं उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें बुलाते हैं यहाँ, उनसे उनके ख्वाब डिस्कस करते हैं, उनकी अचीवमेंट्स डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान ने जो कुछ उन्हें दिया है ये उनसे पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान को वो आइंदा कैसे देखना चाहते हैं और इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं उस पर हम बात करते हैं। इसमें हमारे सीनियर्स भी होते हैं, इसमें हमारे जूनियर्स भी होते हैं, वो शख्सियात भी होती हैं जिन्होंने अपने अपने शोबों में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और बेशतर तो ऐसे अहबाब होते हैं जिन्होंने बहुत महदूद वसाइल में भी अपनी कमिटमेंट से, अपनी सलाहियतों से पाकिस्तान का और अपने अपने शोबों का नाम रोशन किया। और फिर वो नौजवान भी होते हैं कि जिनसे हमें आगे उम्मीद है कि आगे चलकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। आज भी इसी तरह का पैनल हमारे साथ मौजूद है। किसी तारुफ को मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री की पहचान है। हर दौर में किसी भी तरह की फ़िल्म बन रही हो मगर इन्होंने अपना एक मयार बरकरार रखा है। और जिस दौर में हमने देखा कि फ़िल्म इंडस्ट्री ख़ास डगर पे निकल गई थी, मैं उस पर तबसरा नहीं करता इसलिए कि मैं समझता हूँ कि हर तरह की चीज़ की एक आज़ाद वतन में इजाज़त होनी चाहिए। मगर इन्होंने उस दौर में भी जब बिल्कुल सारी दुनिया एक ख़ास तरह की फ़िल्म बना रही थी, इन्होंने अपने मिजाज की फ़िल्म बनाना शुरू की। और इसमें कोई शक नहीं कि उसके बाद 15-20 बरस तक जो एक ख़ास तरह की बहुत ही उम्दा, मयारी, समाजी, रोमानवी, आला रोमानवी फ़िल्मों का जो दौर चला उसके सरखैल यही थे। और न सिर्फ ये कि उन्होंने उसकी बागडोर संभाली, हर दौर में जहाँ उस इंडस्ट्री में थोड़ी सी गड़बड़ पैदा होती थी ये दोबारा उसको अपनी बेहतरीन सलाहियतों से, बेहतरीन क्रिएटिव सलाहियतों से खड़ा कर देते थे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नूर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वेलकम टू द शो नूर साहब। मारूफ डायरेक्टर, बेहतरीन प्रोड्यूसर, बेहतरीन राइटर और सैकड़ों फ़िल्मों के स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्लेज, कहानियाँ आपने लिखी और फिर डायरेक्ट भी किया। जो फिल्में आपने डायरेक्ट नहीं भी की, अब जब हम मुड़ के देखते हैं तो बेशुमार बड़ी फ़िल्में जो हमें बहुत बड़ी लगती हैं, उनके बड़े होने में भी आपका स्क्रिप्ट जो है वो कहीं ना कहीं हमेशा मौजूद रहा। सो वेलकम टू द शो शाह साहब, आपने वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है, पंजाबी डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर नबीला रहमान साहबा, रिसर्च स्कॉलर हैं और तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। वेलकम टू द शो प्रोफेसर साहबा, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ जो हमारी नस्ल नौ है अगेन, जिन्होंने आगे चलकर इस मुल्क के मुख्तलिफ़ शोबों की बागडोर संभालनी है, उनमें से एक के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। इस नौजवान का नाम है मिर्ज़ा दाऊद और ये वूशू के खिलाड़ी हैं और इस खेल में पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मेडल्स और एजाज़ इन्होंने अपने नाम कर चुके हैं। इनमें से एक मैं आपको बताता हूँ, बाकी जब मैं इनकी तरफ आऊँगा तो फिर इनसे बात करूँगा तो इंटरव्यू में पता लगेगा कि इन्होंने क्या क्या अचीव किया अपने लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। मगर ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं 4th साउथ एशियन चैम्पियनशिप जो 2018 में हुई थी और वूशू के ये खिलाड़ी हैं। इन्होंने जाकर ख़ास तौर पे ट्रेनिंग भी की है इस खेल के हवाले से। मेरे लिए भी ये खेल नया है तो इनसे ख़ास तौर पे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये वूशू क्या है और एक ऐसा खेल जिसका नाम भी हमारे लिए अजनबी है, उसमें कैसे इतना एक्सेल कर गए। तो वेलकम मिर्ज़ा, थैंक यू आपकी तशरीफ़ आवरी का। मिर्ज़ा दाऊद साहब, शाह साहब आपसे आगाज़ करते हैं कि हर दौर में आपने हिम्मत नहीं हारी और आपने बताया कि जैसे यानी कि दुनिया किसी भी तरफ चल रही हो मगर इंसान को अपने अंदर की आवाज़ जो है वो सुननी चाहिए और उस पर यकीन होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए। और फिर होता यह है कि उस यकीन और एतमाद को दुनिया तस्लीम भी करती है और फिर उसको फॉलो भी करती है। इस बारे में हमें बताइए नौजवानों को कि ये एतमाद, ये यकीन कैसे पैदा होता है जो सैयद नूर साहब के पास है। एक तो सर हर इंसान के अंदर एक जबिल्लत है जिसके तहत वो अपना फ्यूचर बनाता है। ठीक है। तो मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में आया 70 की बात है, मुझे पूरे 50 साल हो गए। जब मैं आया तो मैं ये सोच के आया था कि मुझे बेहतरीन काम करना है क्योंकि मेरी तरबियत जो हुई थी वो जर्नलिज्म से हुई थी। कोहिस्तान अखबार होता था एक, उसमें मैं काम करता था। यहाँ जो फ़ीस मिलती थी मुझे उससे मैं कॉलेज की फ़ीस देता था। तो इस तरह तो मेरे जहन में था कि मुझे बेहतरीन काम करना है और काम ही मुझे आगे ले जा सकता है। तो पहला वाक़या जो मेरी ज़िंदगी में होता है, मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। पहले ही आप सलमान साहब के पास ऐसे बाद में ज्वाइन किया? शुरू से? शुरू से। ठीक है।
असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ। फिल्म है मोहब्बत, गज़ल पिक्चराइज हो रही है, रंजिश से दिल्ली दुखाने के लिए आ। तो मेरी ड्यूटी, मेरा 7वां नंबर था असिस्टेंट में, मेरी ड्यूटी ये हुआ करती थी कि मुझे जाके जो फ्रेम बना है, मतलब ये फ्रेम है तो ये मुझे सफाई करवानी है, ठीक है। स्वीपर से। तो शॉट रेडी हुआ, अली साहब, मोहम्मद अली साहब ने रिहर्सल की, मुझे कहा गया जी बुलाएं। मैं बुलाने गया, वो स्वीपर बिजी था कहीं। मैंने वापस आके कहा जी वो बिजी है। उनका अच्छा, वो गपशप करने लगे अली साहब, सुलू भाई, ये सब लोग। थोड़ी देर के बाद उनका यार फिर पता करो। मैं फिर गया, वो फिर अब अभी बिजी था। मैंने कहा जी वो बिजी है। तो थोड़ा इरिटेट हो गए सुलेमान साहब। उन्होंने कहा यार ये कैसा, क्या मजाक है, ये सफाई नहीं होगी तो शॉट नहीं होगा। तो मैं एक गरीब सा बच्चा था उस ज़माने में, एक ही स्वेटर था मेरे पास जो मैंने पहना हुआ था। मैंने वो उतारा, वो पानी में भिगोया, भिगो के आके वो सारी जगह मैंने साफ़ कर दी। सुभान अल्लाह। जैसे मैंने साफ़ की तो ये मुझे तकरीबन 2 साल हो चले थे, मेरे उस्ताद ने कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं था, मेरा नाम भी नहीं लिया था। तो उन्होंने ऐसे देखा, शॉट हो गया। पैकअप के बाद उन्होंने मुझे बुलाया। कभी मुझे लड़के ने कहा कि आपको साहब बुला रहे हैं। मैं अंदर गया, सुलेमान साहब बैठे हुए थे। तुम्हारा नाम नूर है? मैंने कहा जी सर। पूरा नाम क्या है? मैं जी सैयद नूर। अच्छा सैयद हो? मैंने कहा जी। ये आपने क्या हरकत की है? मैंने कहा ये आप परेशान हो रहे थे तो मैंने कहा मैं कर दूँ, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपके इजाज़त के बगैर ये किया। कहते नहीं तुमने बहुत अच्छा किया, तुम बहुत आगे जाओगे, और बेटा इसी तरह काम करते रहना, कभी आर महसूस नहीं करना। वाह वाह। किसी काम में भी अगर आगे बढ़ना है तो वो पहला लेसन था और पहली गुफ्तगू थी मेरी अपने उस्ताद के साथ। वाह। तो वही मैंने बांधा अपनी ज़िंदगी में और उसी को लेके आगे बढ़ा। फिर मैंने हर शोबे में शाह जी काम किया। कैमरे में काम किया, लेबॉर्ट्री में काम किया, साउंड में काम किया, डायरेक्शन में काम किया, राइटिंग में काम किया, फिर प्रोडक्शन, सब सीखा, फिर प्रोडक्शन। तो एक डायरेक्टर के लिए ये बहुत ज़रूरी है अच्छा काम करने के लिए कि सारे शोबे जो हैं, ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं, उस पर उसको कंट्रोल होना चाहिए, वो काम उसको आए, जब भी वो डायरेक्ट वो ले सकेगा ना काम, जब भी वो डायरेक्ट करेगा। तो यही वजह थी कि अगर कैमरामैन गलती कर रहा है तो मैं उसके साथ हूँ, अगर एक्टर गलती कर रहा है मैं उसके साथ हूँ, अगर राइटर मैं खुद होता था। इस तरह करके हर शोबे, लिबॉर्टी में खुद जाके कलर करेक्शन करवा रहे हैं बैठ के प्यारे खान साहब के साथ। तो ये सारा सीखा। ये सारी लेकिन जो मुझे सारी बातों में सभी खूबसूरत है, मगर वो जो आपने बात बताई ना कि जो नौजवान आते हैं ना और बाज़-औक़ात एक फूफा किसी भी शोबे की उसकी वो होती है, वो बाज़-औक़ात रास्ता रोक देती है। असल बात यह है कि जो भी काम है उसमें कोई आर नहीं है। लेकिन अब आपकी, जब आप असिस्टेंट आए तो नज़र तो यही थी ना कि मुझे डायरेक्टर बनना है, तो आप सोचे भाई मैं तो मुस्तकबिल का डायरेक्टर हूँ, मैं सफाई कैसे कर सकता हूँ। लेकिन क्या खबर उस दिन वो आप बहुत बड़ा एक्टर, उसकी दूसरी फिल्म, पहली फिल्म बड़ी हिट हो गई उसकी, तो वो सेट पे आया, मुझे सुलेमान साहब ने कहा कि जाओ यार उसको ले आओ। अब ये मेरी चौथी 5वीं फिल्म आ गई है, अब मेरे इतना मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया। मैं उनको बुलाने गया उस साहब को, मैंने कहा है सर, तो वो कहता यार ये गाड़ी से मेरे ड्रेस उठा लो। मैंने कहा जी सर। कहता मेरे ड्रेस उठा लो। मैंने कहा नो सर। ये और बात है यार। नो सर। वाह वाह। मैं ड्रेस मास्टर नहीं सर, मैं फ्यूचर का डायरेक्टर हूँ। ये बड़ी कमाल आपने बात की, एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस है कि डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना है जहाँ पर, मगर काम में कोई काम वो मेरा काम था। वो वाह, बड़ी उम्दा आपने बात। क्या कहने जो बैलेंस जो क्रिएट करना है। प्रोफेसर साहिबा ये बताइए कि पंजाबी आप यानी कि इदारे की आप इस वक्त आप हेड हैं? जी, इदारा हमारा पंजाबी का अभी जो शोबा पंजाबी था वो अभी रिस्ट्रक्चरिंग में, वो इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाबी एंड कल्चरल स्टडीज़ हुआ रत्तल सार पर, वो पहला जो है ये पंजाबी यूनिवर्सिटी में अब अदारा ये बना है, उसमें मैं अपने उस अदारे की सरबराह के तौर पर काम कर रही हूँ। तो वेरी गुड। मैं जानना चाहूँगा, मैं तो इस बात का बिल्कुल कायल हूँ कि हमारी जितनी ज़ुबानें हैं, हमारी बलोची है, हमारी पश्तो ज़ुबान है, गिलगित बल्तिस्तानी है, सिंधी है, और दीगर भी जो जैसे पंजाबी है, सराइकी है, जो ख़ास तौर पे जो हमारी ज़ुबानें हैं, इन सब की हमें एक यानी कि तरबियत अपने बच्चों को देनी चाहिए। आप क्या समझती हैं कि इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है अपने अपने सूबों में? मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि हर सूबे के रहने वाले को एक दूसरे सूबे की ज़ुबान भी लाजमी आनी चाहिए। मुझे बहुत कभी कभी अपनी कम इल्मी पर रंज होता है कि मुझे अगर सिंधी आती तो मैं
सलचत सरमस का कलाम डायरेक्ट पढ़ लेता, या पश्तो आती तो मैं रहमान बाबा को डायरेक्ट पढ़ लेता। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो गुलिस्तान है ना, जिसका नाम पाकिस्तान है, और इसमें हम मतलब वो कायद आज़म ने हमें ये वाहिद मुल्क है दुनिया में जो तख्लीक हुआ। बेशक। तो इस तख्लीक को हमने, तख्लीक तो हो गया, लेकिन इसकी तामीर और ताबीर में शायद हमसे कुछ जो है ना वो गलतियां हुई हैं। ये जो आपने बात की अभी के हम उस तरह से समझ नहीं पाते। देखिए, एक घर है, घर में हम आपस में रिश्तेदार कितने होते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं, उनकी अपनी रवायात होती हैं, अपनी जुबान होती है, अपनी अपना मिजाज होता है, मगर सब एक ही उससे जुड़े होते हैं। इकाई एक है, इकाई एक है। तो ये जो इकाइयाँ हैं, ये मुख्तलिफ रंग के फूल हैं, और इनसे ही ये गुलिस्तान है। और हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये इन सब रंगों के साथ ये एक रंग है, और आप इस कसरत में इस वहदत को समझ सकते हैं, इन रंगों के ज़रिए से समझ सकते हैं। और रही जहाँ तक आपने पंजाबी की बात की, तो मेरा ख्याल है ये शायद वाहिद सूबा है जिसमें ये एक इसका जो तासुर है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से देने की कोशिश की जाती है। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ये मैं अक्सर जिक्र करती हूँ कि लॉलीवुड या इसकी बॉलीवुड की कोई भी फिल्म इसके जो है इसके म्यूज़िक के बगैर जो है वो हिट नहीं होती। और आजकल एक और भी बहुत रवाज है कि कोई भी गुफ्तगू है, कोई भी मुकालमा है, उसमें अगर ये तड़का है तो बहुत अच्छा है। तो वो ये चूँकि कुदरत का एक कानून है कि हर चीज़ जब अपनी इंतहा को पहुंचती है ना, कोई भी रवैया हो, कोई भी चीज़ हो, तो अपनी इब्तदा को लौटती है। ये खलील जिब्रान का एक कॉल भी है। तो वापस आते हैं लोग, वापस आएंगे, इसलिए कि जब आपको खुद की तलाश होती है तो आप अपनी मदर टंग की तरफ वापस आते हैं। तो फिर सबको माए नहीं मैं किनू आँखा दर्द में छोड़े दा हाल, तो वो पुकारती है या अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन में लाई हो। तो ये जब इंसान ने खुद को अपनी तलाश की तरफ निकलना होता है ना, तो वो सबसे पहले उसकी तरफ अपने कल्चर की तरफ जो है वो पलटता है। और ये इकाई इस बात को समझ लिया जाए तो ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अपनाने में थोड़ा सा फ़र्क है। हाँ, मैं जब आऊँगा तो अगले मरले में मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आपका इदारा इस ज़ुबान की, पंजाबी की तरवीज के सिलसिले में और क्या क्या चीज़ें कर रहा है, और क्या आपके यहाँ ऐसा भी कोई प्लान है या प्रोग्राम है कि हमारे सिंधी भाई यहाँ आएँ, पश्तो भाई भी यहाँ आएँ, पख्तून आएँ, बलोचिस्तानी और बलोची भाई भी यहाँ आएँ, फिर सराइकी से आएँ, गिलगित बल्तिस्तान से आएँ, और आपस में अपनी जो मदर टंग है उसमें गुफ्तगू करें, एक्सचेंज हो, ये पता लगे कि कौन से कॉमन मुहावरे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस तमाम ज़ुबानों में। इस बारे में आपसे जानना चाहूँगा। मैं ज़रा ये नौजवान की तरफ बढ़ लूँ कि भाई वुशू क्या है, सबसे पहले तो ये बताइए। वुशू बेसिकली चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स है, और ये कुंग-फू का सबसे अपडेटेड लेटेस्ट और 8th ब्रांच है ये। अच्छा, कुंग-फू के बाद ये? जी, कुंग-फू की सब ब्रांचेज हैं सारी, उसमें से एक ये वुशू भी है। जब आप लेटेस्ट कहते हैं तो कितने अरसे पहले इसका, यानी कि आप समझिए कि इसने शक्ल निकाली? 1949 में ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी चाइना की तरफ से, और पाकिस्तान में ये 1992 में इंट्रोड्यूस करवाई गई है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, ये है क्या? बेसिकली इसके अंदर, वुशू के अंदर भी 2 ब्रांचेज होती हैं, एक फाइट होती है, एक फ्लोरल डिमॉन्स्ट्रेशन होती है। अच्छा। फाइट के अंदर फुल कॉन्टैक्ट बॉडी फाइट्स होती हैं, जिसके अंदर अपने वेट कैटेगरी के मुताबिक आप अपने ओपोनेंट के साथ फाइट करते हैं एक स्पेसिफिक रूल्स के तहत। अच्छा, उन रूल्स का भी, जैसे वुशू कैसे मुख्तलिफ है जो नॉर्मल फाइट्स हैं, कराटे है या ओपन जैसे फ्री स्टाइल होता है या कुश्ती, उससे कैसे फ़र्क है इसका? बेसिकली कैसे पहचानेंगे कि ये वुशू हो रहा है? हाँ जी, जो कराटे है, ताइक्वांडो है, इसमें आप एक बहुत महदूद हिट्स कर सकते हैं, एक लिमिटेड पावर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वुशू एक ऐसी गेम है कि इसमें आप बॉक्सिंग, इसमें आप किक्स, और इसमें रेसलिंग का भी एक इजाफा है। और इसके अंदर आपके कुछ फाउल हैं, जिस तरह से जो MMA होती है उसके अंदर आप किसी भी तरह से मार सकते हैं, लिटा के, खड़ा करके, नीज से, एल्बो से। लेकिन वुशू में ऐसे है कि जब आप थ्रो लगा देते हैं, रेसलिंग करते हुए आप गिरा देते हैं, उसके बाद आपने छोड़ देना होता है उसको, फिर आपकी फाइट रिज्यूम दोबारा से होती है। फिर इस तरह से सिस्टम होता है। दूसरी कैटेगरी आपने बनाई वेट वाली है? नहीं, फर्स्ट कैटेगरी जो है ये फाइट होती है, इसमें जो आपका ओपोनेंट होता है वो आपके वेट कैटेगरी के मुताबिक मैच कर रहा है। और दूसरा आपने बताया वो जो फ्लोरल डिमॉन्स्ट्रेशन होती है। वो क्या है? इसमें मुख्तलिफ औजार होते हैं, जैसे हथियार होते हैं, नेज़ा हो गया, तलवार हो गई, लाठी हो गई, इससे वो एक मखसूस स्टेप्स होते हैं और डिफ़िकल्टीज़ मूवमेंट्स होती हैं, वो आपने करके दिखानी होती है, फिर आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं।
तो ये इस तरह से वुशु बिल्कुल। मैं ज़रा आपकी अचीवमेंट की तरफ भी आऊँगा, वो भी बड़ी कमाल है, मैं वो जानना चाहूँगा। मगर आपने चूँकि नेज़े का जिक्र किया तो ये मुमकिन नहीं है कि आज हम जो अरशद नदीम है उनका जिक्र न करें, चूँकि पूरी कौम आज 4 बजे के करीब उसकी नज़रें टेलीविज़न पर थीं और हम सभी ये दुआएं कर रहे थे कि अरशद नदीम जो जेवलिन थ्रो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक नेज़ा फेंकें और पाकिस्तान के लिए ओलंपिक का गोल्ड मेडल जो है वो लेकर आ सकें। मगर सच्ची बात यह है कि वो गोल्ड मेडल तो नहीं ले सके, मगर पाकिस्तानियों के दिल उन्होंने जीत लिए हैं। और जैसे जैसे उनके बारे में ये पता लगता गया कि किस यानी कि आप ये अंदाज़ा कीजिए कि जो 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 ट्रेनिंग के इक्विपमेंट उनको दस्तयाब थे वो भी जंग आलूद थे। एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक़ था, मगर उनकी ये कमिटमेंट थी, कुछ कर दिखाने की लगन थी। और आप अंदाज़ा कीजिए कि जो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है वो भी नहीं थी। जब वो ग़ालिबन साउथ एशिया के जो गेम्स थी उसमें उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया था कि वहाँ से उनकी सिलेक्शन हुई थी। और आज का जिसे कहते हैं ना कि दिन उनका नहीं था, मगर दिल जो है वो उन्होंने बहरहाल हमारे जीते हैं। तो जितनी भी हम दाद दें, जितना भी पाकिस्तान के इस बेटे पर फ़ख्र करें। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि इस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 24 बरस के लगभग बताई जाती है। तो जब वो वापस आएंगे तो पूरी कौम के पास ये मौका है कि अब उन्हें तमाम वसाइल दस्तयाब मुहैया किए जाएँ, क्योंकि उन्होंने ये प्रूव किया है कि वसाइल अगर उन्हें दिए जाएँ तो वो इस बात के अहल हैं कि वो कुछ अचीव कर सकते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अरबाब इख्तियार और मुख्तलिफ जो एसोसिएशन हैं वो ख़ास तौर पर अरशद नदीम की तैयारी पर अगली मरतबा तवज्जो देंगी। एक ख़ास बात, वैसे तो विनर की कल अपना वो होता है जो नतीजा आ गया, हम सब एक तरह से उस पर अफसुर्दा भी हैं मगर खुश भी हैं उनकी परफॉर्मेंस में। मगर उनके वालिद ने एक बात बताई कि कुछ अर्सा कबल ये टर्की गए थे, इनको कोरोना हो गया था। तो और ये हम सब जानते हैं कि उसके बाद कई महीनों तक आदमी में वो पावर वो रहती ही नहीं है और इतना वीक हो जाता है, जो कि हम बहुत सारे लोग उससे गुजरे हैं। तो ये भी एक वजह थी। मगर बहरहाल अरशद नदीम, हमें आप पर फ़ख्र है और पूरा पाकिस्तान आपको सल्यूट पेश करता है, आपकी तहसीन करता है। और अरशद नदीम, सलाम पाकिस्तान। अब ज़रा बताइए कि जो आपकी अचीवमेंट्स है, जो कि मेरे पास एक तवील फहरिस्त है, मगर मैं चाहूँगा कि कुछ का जिक्र आप कीजिए कि आपने भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था एशियन गेम्स में 2019 में, और मज़ीद ज़रा शेयर कीजिए। 13 साउथ एशियन गेम्स 2019 में मैंने पाकिस्तान की तरफ से पार्टिसिपेट किया था वुशु में और मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके अलावा 4th साउथ एशियन वुशु चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था मैंने। मैं 4 टाइम्स नेशनल चैम्पियन हूँ और आज भी मैं नेशनल चैम्पियन हूँ पाकिस्तान के वुशु में। माशाल्लाह। मैं HEC को रिप्रेजेंट करता हूँ नेशनल कॉम्पिटिशन्स में। और इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से आज तक ताउलू जो एक हमारी कैटेगरी है, इसमें पाकिस्तान ने एशियन गेम्स में पार्टिसिपेशन नहीं की थी। मैं फर्स्ट एथलीट था जिसने पाकिस्तान की तरफ से एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। और उसके अलावा पार्स कप सिल्वर मेडलिस्ट हूँ मैं। और इसके अलावा 3 नेशंस वुशु चैम्पियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल है और 2 टाइम्स मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ वर्ल्ड कुंग फू चैम्पियनशिप में। माशाल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मिर्ज़ा साहब, जब मैं वापस आऊँगा नूर साहब से और मोहतरमा से गुफ्तगू करके, तो आपसे हम सब ये जानना चाहेंगे कि भाई इस मुख्तलिफ नौइयत की गेम का तारुफ़ कैसे हुआ और फिर ट्रेनिंग आपने कहाँ से हासिल की। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम सैयद नूर साहब और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर नबीला रहमान साहिबा, मिर्ज़ा वदूद साहब। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। आप देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, सलाम पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा वदूद साहब, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर नबीला रहमान साहिबा और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम सैयद नूर साहब, माफ़ कीजिएगा मिर्ज़ा दाऊद साहब। शाह साहब, ये फरमाइए कि मेरा चूँकि आपसे और आपके खानवादे से कम से कम भी 25 बरस का ताल्लुक़ है, इससे भी शायद 1-2 साल ज़्यादा। और मैं जानता हूँ कि आपने कभी ये नहीं कहा कि भाई इत्थे प्लॉट ले ला, इत्थे प्लाजा ले ला, इत्थे दुकान बनाना। वो मुझे याद है एरी उस ज़माने में कैमरा नहीं होता था, वो सबसे पहले ग़ालिबन आप लेके आएगी यार, जो मैं इसी इंडस्ट्री को मैं रीपे कर सकूं, जो मैं कर सकूं। फिर उस ज़माने में आप एकेडमी आप एक बना रहे थे, फिर एकदम से चीज़ें ऊपर नीचे हो गई। तो एक तो ये बताइए कि अब यूथ को कैसे वो जो सारा आपका एसेट और तजुर्बा था, जो आपका विरसा है, उसको कैसे मुंतकिल करेंगे और यूथ को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, यूथ के लिए मैंने बड़ी फिल्म मेकर्स है ख़ास तौर पर, मैंने बहुत स्ट्रगल की। मुझे याद है 14 साल पहले मैं
पंजाब यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुगीस साहब के पास गया, जब वो मैस कम्युनिकेशन के जी हाँ। डीन थे, और वो मुझे उन्होंने लेक्चर के लिए बुलाया था। तो मैंने उनको ये कहा कि आप जर्नलिज्म पढ़ा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो आप इसमें फिल्म का क्यों नहीं लगा देते, एक सब्जेक्ट रख दें। रखिए। उनका अच्छा मुझे सोचने का मौका दें। और उसके बाद मुझे उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा ठीक है हम फिल्म पढ़ाते हैं साथ। तो पहली बार पाकिस्तान में ये फिल्म पढ़ाना वहाँ से शुरू हुई, पंजाब यूनिवर्सिटी से थोड़ी सी। फिर BNU ने भी किया, फिर सुपीरियर ने भी किया, फिर NCA ने भी किया, सब ने किया, और फिल्म पढ़ाई जाने लगी। अब ये देखें कि इतना अरसा हो गया फिल्म पढ़ाई जा रही है, स्टूडेंट निकले भी हैं, डिग्री ली भी है, लेकिन डिग्री लेके उन्होंने जाके नौकरियां की हैं, टीवी पे कर ली, किसी प्रोडक्शन हाउस में कर ली, फिल्म मेकर कोई नहीं बना। क्या रीज़न है भाई? मैं खुद भी पढ़ाता हूँ बच्चों से, मैं कहता हूँ यार ये आप फिल्म मेकर बनेंगे, नहीं जी हम तो डिग्री इसलिए ले रहे हैं कि हमने नौकरी करनी है। तो इस काम के लिए सर पैशन चाहिए, पैशन है। हाँ, पैशन बहुत ज़रूरी है कि मुझे ये बनना है, मुझे और मेरे पहले जो लोग गए हैं उनके रास्ते पे मुझे चल के अपना आप सही कह रहे हैं। बनाना है, कुछ रीपे करना है। वो जो आपने बात की, तो हम लोग जब असिस्टेंट थे तो एवेन्यू स्टूडियोज में बैठ के हम सोचते थे, हमें कोई बताता ही नहीं है हम क्या करें। तो मैं तब से सोचता था कि कोई हम इदारा बनाएंगे, कोई हम इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, कोई स्कूल बनाएंगे, अपना तजुर्बा उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते। जहाँ वो हो। तो इसीलिए मैंने शायद ये जो यूथ फिल्म बना रही है, एक बड़ा मेजर फ़र्क हमें ये नज़र आता है कि आप बहुत अच्छी फिल्म बनाएं, सब करें, मगर वो जो एक मैसेज के लिए एक फ़िल्म होती थी ना, वो भी तो एक रिलीफ भी तो देती ना। और फिर वो जो कैरेक्टराइजेशन होती थी, अच्छा हम एतराज़ तो करते हैं अपने लोगों पर, इस वक्त डिबेट का वक्त नहीं है, मगर मुझे आप बताइए वो जो रैम्बो है उसका ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है? वो अजीब व गरीब, वो भी लार्जर देन लाइफ है। वो कमांडो जो था वो भी हज़ारों लोगों को मारे चला जा रहा है, वो भी लार्जर देन लाइफ है। सर फिल्म है ही लार्जर देन लाइफ। जो आप नहीं सोच सकते, हम जो नहीं सोच सकते वो फिल्म है, वही फिल्म है कि क्या होगा यार, ये कैरेक्टर कहाँ से आ गए। आज ये न्यूयॉर्क की सड़कों के ऊपर रोबोट्स लड़ रहे हैं, गाड़ियाँ ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, और उसके बाद वो लड़ रहे हैं, ये क्या है? दैट इज़ फिल्म। तो क्या एडवाइस करेंगे जो मॉडर्न जो नौजवान फिल्म मेकर्स हैं कि अच्छा बना रहे हैं, सिनेप्लेक्स के लिए बना रहे हैं, मगर वो एक है ना खिड़की तोड़ रश, वो कैसे वापस आ सकते? हाँ, उसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो जज्बात बहुत ज़रूरी हैं, और एक मौसीकी बहुत ज़रूरी है। देखें वो रोबोट्स में भी जज्बात रखते हैं। जी दुरुस्त कह रहे हैं। अगर आप ट्रांसफार्मर देखें, जी दुरुस्त कह रहे हैं, तो उसमें वो सेम ओपनिंग है जो मौला जट की है जी, कि एक लड़की भागते हुए जा रही है, बदमाश आया, जी जी जी, तो वसाइल का फर्क है बस, प्रेजेंटेशन का। बदमाश आया तो इसकी भी ओपनिंग है, उसको बचाने के लिए एक औरत आ गई बूढ़ी, उसने कहा बाज आ जाओ, मैं अपने बेटे को आवाज़ दूंगी। जो पॉजिटिव वो कहता दो आवाज़, और वो तो वो मोला चीखती है और मोला का घोड़ा आ जाता है। ट्रांसफार्मर में क्या है कि उसने एक वो किया है, रोबोट बनाया है, वो कंपनी को पता चल गया रोबोट्स वाली, उसने अपने बदमाश भेजे हैं, तो वो उनसे पूछते हैं कि कहाँ छुपाया है, वो कहता नहीं बताता। तो लड़की उसकी बेटी है, उसको पकड़ता है वो, तो उसकी आवाज़ फ़ोन पे वो मालिक को जाती है, तो कहता है यूज़ द गर्ल, वो उसको पिस्तौल से मारने लगता है, लड़की चीखती है, तो वो मौला बाहर आ जाता है, वो रोबोट। इट्स द सेम थिंग, इट्स द सेम थिंग। जज्बात और मौसीकी, ये दो बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि जो अहमियत है आपके इदारे की अदब के हवाले से और कल्चर के हवाले से, उस पर भी थोड़ा सा बात करें, और फिर यूथ को कैसे हम इस तरफ ला सकते हैं। देखिए अभी जैसे आपने और सैयद साहब ने बात की फ़िल्म के हवाले से कि देखिए ये अब कैसे हम इसको ला सकते हैं इस तरफ, इसमें बहुत इससे भी पहला काम एक करने का है कि जब आप फ़लसफ़े और अदब को, लफ्ज़, ख़याल और सोच, इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है, इनका रब्त है, और फिर जज्बात का, इसका नाता तो टूट गया। आप देखिए ज़ुबान, कोई भी ज़ुबान जो है वो खालिस नहीं रही, और अदबियात को हमने अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल खारिज कर दिया। और अदबियात, अदब क्या है? अदब सिर्फ़ अल्फाज का एक जगह पर मजमुआ नहीं है। अदब के साथ उस जो भी कोई चीज़, कोई भी तख्लीक या कोई भी आप आली अदब पढ़ते हैं,
तो उसमें उन अल्फाज के रख रखाव के साथ वो जज्बात भी हैं, उसमें बेशक। तहजीब भी है, कल्चर उसमें है, सकाफत भी तहजीब है, सकाफत है, उसमें आपकी सदियों का अकदार तजुर्बा हैं, है। अकदार हैं, आपकी नफ्सियात है, इंसानी तो वो एक behaviors हैं, मुकम्मल जी। शख्सियत बिल्कुल साजी दुरुस्त का है। एक अमल है जो बिल्कुल अदब दुरुस्त है। है, बिल्कुल दुरुस्त है। तो हमने क्या किया, हम इल्म और मालूमात, हम समझते हैं कि मालूमात का मजमुआ इल्म है। इल्म अमल के बगैर कुछ भी नहीं होता, और अमल जो है वो अदबियात वो चीज़ है, फ़लसफ़ा और अदब वो चीज़ है जो आपके समाज में वो किरदार अदा करते हैं जो घर में माँ करती है। बेशक। अगर हम इसको धरती माँ कहते हैं, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को हम धरती माँ कहते हैं, तो इस धरती माँ के में हमें ज़रूरत है कि वो जो आजकल वो टिकटॉक की वो आप देखें कि लड़के लड़कियाँ सिर्फ पैदल चल के आ रहे होते हैं और वो मोबाइल से उनकी तस्वीर बन रही होती है, तो अगर आप उनको बोलने के लिए कहते हैं तो वो एक जुमला ढंग से नहीं बोल सकते, तो इसमें उनका तो कसूर नहीं है। कसूर ये है कि हम अगर अब ये चल ही पड़ा है कि अब पूरे पाकिस्तान में एक सा निसाब होगा, तो अदबियात को उसमें जगह उसका जी दीजिए, उसमें शामिल करें। उसमें शामिल कीजिए। और दूसरी बात ये कि हम अपने तई तो इनको पढ़ाते हैं, और ये जो आयशा जी ने भी बात की कि कोई फिल्म मेकर बनने की बात नहीं करता, नौकरी ढूंढने की बात करते हैं। ये चीज़ भी तब आएगी, क्रिएटिविटी जो है, देखिए हम बहुत ज़हीन कौम है, लेकिन क्रिएटिविटी को एक समत देने की ज़रूरत है, इस तख्लीक को एक समत दे दी जाए, और ये इससे मुमकिन है। बेशक, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप। मेरे साहब ये बताइए कि कैसे आपका तारुफ हुआ कि भाई वुशु भी कहाँ देखा आपने, कैसे लगा? क्योंकि हमारे यहाँ तो इसका उस तरह से बज़ाहिर रुझान नहीं लगता है। बेसिकली जब मैं छोटा था तो वालिद साहब को शौक था मार्शल आर्ट्स का, तो फिर बचपन में जैकी चैन, ब्रूस ली वगैरह की फिल्म्स देख के एक शौक पैदा हुआ। फिर चलते फिरते गुजरते क्लब का पता चला, फिर जब वहाँ पे गए तो पता चला कि ये फेडरेशन का हेड ऑफिस है और ये प्रॉपरली एफिलेटेड है स्पोर्ट्स बोर्ड से और ओलंपिक एसोसिएशन से। फिर 4 साल की उम्र से मैंने गेम स्टार्ट की वुशु, और उसके बाद फिर एक लंबा सफ़र है अभी तक। और आपने बाहर से कोई ट्रेनिंग भी हासिल की है इसकी? जी, चाइना में मैंने बीजिंग 2015 में मैंने ट्रेनिंग भी की है, और उधर वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स भी खेली है, और उसमें मेरा 3rd मेडल भी है। कितने अर्से आपने ट्रेनिंग की? मैंने तकरीबन 6 माह ट्रेनिंग की है। तो वहीं रहे आप फिर? जी बिल्कुल। तो क्या खाते थे वहाँ? जो वहाँ पे होता था, जो खाया जा सकता था वो खा लिया था। खाया जा मतलब मेंढक खाया? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं। उनका फूड ज़रा डिफरेंट होता है। हाँ जी, बहुत मुश्किल से गुजरता है गले से। अच्छा, मैं आपसे अगर एक चीज़ कहूँ, है तो अनयूजुअल सी, कोई ऐसा स्टेप, कोई ऐसा ख़ास स्टाइल जो वुशु का ख़ास स्टाइल हो, अगर आप हमें उसका परफॉर्म करके दिखा सकें कोई, अगर मुझे नहीं पता मुमकिन है कि नहीं है। इधर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे जो ड्रेस है वो भी कंफर्टेबल नहीं है। पोस्चर होता है ना, यूं करके, कोई भी ऐसा खास इसका वो। सर इसमें 2 चीज़ें होती हैं। अगर तो आप फाइट करते हैं तो उसका नॉर्मल पोस्चर होता है, ये मैं फाइट चाह रहा था। स्टांस, ठीक है। और अगर तो आप फ्लोरल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं ताउलू का, तो उसका कुछ भी पोस्चर हो सकता है, इस तरह से बैठ के ये होता है। अरे वाह। और बेसिकली हमारा जो रे होता है वुशु का, मतलब सलाम या एक अदब करने का तरीका अपने मास्टर के आगे, वो ये होता है वुशु। वेरी गुड। ये ओपनिंग में होता होगा मुकाबले से पहले? अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए, अमूमन हमारे यहाँ तासुर ये है कि भाई वो लोग जो जिस्मानी किसी ऐसे खेल से वाबस्ता हैं जिसमें जिस्मानी तौर पर मुकाबला करना हो, तो उनका कद काट के होता है कि भाई बहुत लंबे चौड़े हों। तो आप बिल्कुल एक दुबले पतले से नौजवान लगते हैं, लेकिन यह है कि बहुत एनर्जी बहुत है माशाल्लाह। सर इसके अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं कि एक तो पहनने का भी ढंग होता है। कुछ लोग होते हैं उनकी बॉडी ज़्यादा एक्सपोज हो रही होती है कपड़ों में, कुछ लोगों की नहीं होती। अंदर से मसल्स वगैरह? हाँ जी, सब जो एथलीट होता है उसके मसल्स वगैरह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसने पूरी की होती है। और इसके अंदर ये चीज़ भी होती है कि वेट कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो अपने वेट के हिसाब से 80 kg का प्लेयर और एक 40 kg का प्लेयर, तो फिर उसके हिसाब से उसके वेट वगैरह होती है। और ये बताइए कितनी देर इस वक्त आप ट्रेनिंग करते हैं? सर मेरी ट्रेनिंग का जो रूटीन है वो रोज़मर्रा की जो ट्रेनिंग होती है तकरीबन 2 घंटे होती है, लेकिन जब हम कंपटीशन के नज़दीक होते हैं तो ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, उस टाइम पर दिन में 2 टाइम ट्रेनिंग होती है, एक सुबह एक शाम, 4-4 घंटे के सेशंस होते हैं। चूँकि आप अचीवर हैं, बहुत ही अच्छा लगा। छोटी सी आपकी उम्र है मगर इतना आपने अचीव किया है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, और आप पाकिस्तान का प्राइड हैं। मैं चाहूँगा कि यूथ को अपनी भी इंस्पिरेशन मिली होगी। मज़ीद 10 सेकंड आपके पास हैं, क्या कहेंगे अपने नौजवानों से? मैं यूथ से यही कहना चाहूँगा कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ स्टडीज़ के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इनमें क्या चीज़ होती है कि आपने साइकोलॉजिकली भी अपने आप को इम्प्रूव करना है, साथ फिजिकली भी करना है, तो दोनों को कोलैबोरेट करके चलना है। मोहतरमा 10 सेकंड आपके आखिरी कलमात प्रोग्राम के। मैं सिर्फ ये कि तालीम के साथ तरबियत पर भी जो है वो बहुत ज़रूरत है हमें तलबा के लिए, वो घर से लेकर अदारों तक। बिल्कुल ठीक। शाह साहब आखिरी।
बात? आज पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है तो मैं कहूँगा कि हमें फ़ख्र करना चाहिए, हमें अब कौम बन के अपने पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र करना चाहिए, जो हम नहीं करते। और पाकिस्तानी फिल्में देखें। पाकिस्तानी आपने तो सारी जिंदगी भी पाकिस्तानी, सी पाकिस्तानी। पाकिस्तानी सी पाकिस्तानी। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा आपकी तशरीफ़ आवरी का, शुक्रिया मिर्ज़ा साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन गिरामी, ये था आज का शो। कल इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 9 बजे लाइव एक मरतबा फिर इसी प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए सलाम पाकिस्तान।